हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आज का जो हमारा पॉलिटी का टॉपिक होगा, लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष के बारे में हम करेंगे। ठीक है भाई, तो इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक रहने वाला है। लोकसभा के अध्यक्ष से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से काफ़ी ज़्यादा जो आपकी राजनीतिक जो व्यवस्था है, ठीक है, इंडियन जो पॉलिटी है, उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अगर आप जो है कोई वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको सभी अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। ठीक है, और आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप जीके जो है की तैयारी कर रहे हो, तो इन नोट्स के माध्यम से आप फास्ट रिविजन बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब हम अपना टॉपिक। तो यहाँ पे जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? लोकसभा का अध्यक्ष। और जो डिप्टी स्पीकर होता है उसको लोकसभा का उपाध्यक्ष बोलते हैं। तो जो ये दोनों जो सदस्य हैं, लोकसभा के जो स्पीकर और लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर है, ये जो है कौन से आर्टिकल में आते हैं? सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आर्टिकल नंबर 93 है वो, उसमें लोकसभा का स्पीकर और लोकसभा का डिप्टी स्पीकर आपका आता है। बात करें कि जो लोकसभा का जो स्पीकर है और लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर है, क्या ये लोकसभा के सदस्य होते हैं? क्या ये मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं? तो बिल्कुल भाई, लोकसभा के जो है सदस्य होते हैं ये। ठीक है, ये आपके लोकसभा के क्या होते हैं भाई? सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके ये होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो लोकसभा का जो अध्यक्ष और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है, ये जो है क्या ये ओथ लेते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में और लोकसभा का उपाध्यक्ष के रूप में? तो ये भाई शपथ नहीं लेते, इस पोस्ट के रूप में ये शपथ नहीं लेते, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले चुके होते हैं। ठीक है, क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से ही लोकसभा का अध्यक्ष जो है चुना जाता है और लोकसभा का जो है उपाध्यक्ष चुना जाता है। तो ऑलरेडी ये लोकसभा के सदस्य के रूप में आपके शपथ ले चुके होते हैं। ठीक है, तो कभी भी लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा का जो अध्यक्ष पद की जो है शपथ नहीं लेता है। तो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर जो है के रूप में ये कभी भी शपथ नहीं लेते हैं। लोकसभा के मेंबर के रूप में हमेशा ये जो है शपथ लेते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है और जो डिप्टी स्पीकर होता है, ये अपना रिज़ाइन किसे देते हैं? अगर ये अपना रिज़ाइन देना चाहे तो किसे देंगे? तो भाई लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो लोकसभा के अध्यक्ष को अपना रिजाइन देता है। मीन्स ये एक दूसरे को देते हैं। ठीक है, स्पीकर देता है डिप्टी स्पीकर को अपना रिजाइन, और डिप्टी स्पीकर जो है देता है स्पीकर को अपना रिजाइन। ठीक है, बात करते हैं कि जो टेन्योर कितना होता है, क्योंकि भाई 5 साल की जो आपकी गवर्नमेंट जो है आपकी चुनी जाती है, तो यहाँ पे इनका जो कार्यकाल भी है 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट एंड सेलेक्ट, ये निर्वाचन, इनका जो निर्वाचन और जो चयन है वो कैसे होता है भाई? इनडायरेक्टली होता है, जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुने जाते। ये आपके जो है ये इनका जो इलेक्शन जो है, इनका जो सिलेक्शन है वो आपका इनडायरेक्ट तरीके से होता है, अप्रत्यक्ष जो है निर्वाचन इनका होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट आपका। तो अप्रत्यक्ष जो आपका जो चुनाव होता है इनका किस प्रकार से होता है? इसमें जो ऑल एमपी ऑफ लोकसभा से ये चुने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे जितने भी एमपी है लोकसभा के, जितने भी सदस्य हैं, उनमें से ही ये जो चुने जाते हैं, और इनका जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली होता है। बात करें कि जो फिलहाल जो है हमारे लोकसभा के स्पीकर कौन है भाई? ठीक है, और यहाँ पे तो आप बताओ, ओम बिरला जो है फिलहाल जो क्या है स्पीकर ऑफ लोकसभा है। रूलिंग पार्टी के आपके ये हैं ओम बिरला, स्पीकर ऑफ जो है लोकसभा ये बीजेपी के आपके हैं। ठीक है, और जो ओम बिरला है ये भाई कहाँ से है भाई? कोटा के जो है सांसद है ओम बिरला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो ओम बिरला है वो 17वीं लोकसभा के आपके क्या हैं भाई? अध्यक्ष हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रहने वाले हैं। कोटा से ये एमपी है। ओके, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भाई आपको ध्यान में रखने हैं, सारे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट देखें कि लोकसभा का जो आपका स्पीकर होता है और जो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर होता है, अगर ये भाई अपनी जो है एमपी के रूप में जो है जैसे ये होते हैं, अगर ये जो है अपना मतलब ये सांसद आपके होते हैं, अगर ये अपना जो मेंबरशिप है अपनी लोकसभा के जो सदस्य ये होते हैं, ठीक है, अगर ये लोकसभा की सदस्यता जो है छोड़ दें, ठीक है, लोकसभा का जो स्पीकर और लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर है, अगर ये अपनी सदस्यता जो है अपनी मेंबरशिप जो है छोड़ दें, ठीक है, लोकसभा की सदस्यता छोड़ दें, तो भाई ये आप तो फिर जो है ये डिप्टी स्पीकर आपके नहीं रहेंगे, ना ही जो है स्पीकर जो है आपके रहेंगे। ठीक है, तो अगर लोकसभा का जो स्पीकर है लोकसभा की सदस्यता जो है छोड़ देता है, तो वो उसको भाई लोकसभा के स्पीकर पद से भी जो है उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे ही सेम प्रोसेस में अगर डिप्टी स्पीकर है लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है, अगर वो अपनी जो है लोकसभा की सदस्यता जो है छोड़ता है, तो उसको डिप्टी स्पीकर जो है वो लोकसभा का होता है, उससे भी उसको इस्तीफा देना पड़ेगा।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई, आपको ध्यान में रखने हैं, काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है, क्या इनका जो है री इलेक्शन हो सकता है, क्या ये दोबारा से पुनः निर्वाचित हो सकते हैं? तो ये भाई बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, दोबारा से जो है लोकसभा का अध्यक्ष जो है मतलब कितने ये बन सकता है, इसका री इलेक्शन जो है पुनः निर्वाचित संभव होता है। सैलरी जो है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कहाँ से दी जाती है? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से इनको सैलरी दी जाती है। तो जो मिनिमम एज क्या होता है लोकसभा के सदस्य जो है बनने के लिए? तो लोकसभा का सदस्य जो बनने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स होती है। ठीक है, तो क्योंकि जो लोकसभा का जो सदस्य है उसकी मिनिमम एज कितनी होती है भाई? 25 साल होती है। तो आपका जो डिप्टी स्पीकर और जो है लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर होता है और लोकसभा का स्पीकर बनने के लिए मिनिमम जो है एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स होनी चाहिए कंप्लीटेड। मैक्सिमम एज है वो कितनी भी आपकी हो सकती है, 25 से जो है ज़्यादा कितनी भी एज का जो है यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष बन सकता है। सैलरी जो है लोकसभा के जो स्पीकर की है लगभग अप्रोक्स 4 लाख होती है। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान में रखना है। डिप्टी स्पीकर की जो है मेंबर ऑफ लोकसभा के रूप में जो है यहाँ पे इनकी सैलरी होती है डिप्टी स्पीकर की। ठीक है, मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का जो सदस्य के रूप में जो है लोकसभा के डिप्टी स्पीकर की सैलरी होती है। रिमूव जो है इसको कैसे किया जाएगा लोकसभा के जो स्पीकर को? तो यहाँ पे जब बात करें लोकसभा का जो स्पीकर है उसको हटाया कैसे जाएगा? तो सबसे पहले जो बिल है वो लोकसभा में रखा जाएगा, और जब बिल लोकसभा में रखा जाएगा तो वहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी से बिल पास होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे एक होता है आपका प्रभावी बहुमत। ठीक है, तो हमेशा प्रभावी बहुमत जो है उससे पास होना चाहिए बिल, और पास जैसे ही हो जाएगा प्रभावी बहुमत से तो लोकसभा के जो है स्पीकर या फिर यूँ कहें कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कौन सी मेजोरिटी से लोकसभा का जो है अध्यक्ष हटता है? तो यहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी से जो है वो हटता है, प्रभावी बहुमत से जो है वहाँ पे बिल पास होना चाहिए लोकसभा में। ठीक है, तब जाके जो है लोकसभा का अध्यक्ष या यहाँ पे हटता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि लोकसभा में जो मैक्सिमम जो है यहाँ पे हालांकि मैक्सिमम जो है 500 जो है 52 सीटें होती है। तो यहाँ पे जो 545 जो सीटें हमने मानी, अगर जो है 25 सीटें वैकेंट है, मान लेते हैं कि भाई 500 जो 20 यहाँ पे सीटें जो है आपकी बची, इनको कहते हैं भाई तत्कालीन सदस्य है। तो जो ये 520 है इसका बहुमत हम देखेंगे, इसका बहुमत होता है 261। तो इसी को बोला जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत। तो इस प्रभावी बहुमत से बिल पास हो जाना चाहिए, और फिर उसके बाद तुरंत जो है लोकसभा के स्पीकर को हटा दिया जाएगा। ठीक है, हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि लोकसभा में जो बिल रखने से पहले लोकसभा स्पीकर को 14 दिन पहले यहाँ पे सूचना दी जाती है कि भाई उसको हटाने वाले हैं। ठीक है, तो लोकसभा के स्पीकर को अगर हटाना है तो भाई लोकसभा के स्पीकर को 14 दिन पहले जो है सूचना देनी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने दिन पहले सूचना दी जाती है? 14 दिन, 14 डेज, 2 वीक यहाँ पे जो है सूचना दी जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ जो है हटाने का जो बिल लाया जाता है तब ये अध्यक्ष के रूप में आपका काम नहीं करता, तो इसकी जगह जो आपका जो उपाध्यक्ष होता है लोकसभा का, मीन्स लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर होता है वही आपका अध्यक्ष के रूप में काम करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए कोई भी बिल है वो लाया जाएगा तो वो लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले काम नहीं करेगा, उसकी जगह कौन करेगा भाई? डिप्टी स्पीकर जो उसके नीचे होता है वही लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आपका काम करता है। लेकिन बात करें कि जब लोकसभा का जो स्पीकर है भाई मान लो बीमार हो गया, तो डिप्टी स्पीकर जो है को वो सारी की सारी पावर दी जाती है जो लोकसभा के स्पीकर को दी जाती है। ठीक है, तो डिप्टी स्पीकर को लोकसभा के स्पीकर की सारी पावर दी जाती है अगर लोकसभा का जो है स्पीकर वहाँ पे बीमार हो जाता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे लोकसभा है उसको भंग किया जा सकता है भाई किसके द्वारा? प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को भंग करता है। तो लोकसभा जो है कैन बी डिजोल्व बाय प्रेसिडेंट। तो इसमें जो डिजोल्व करने का मतलब यहाँ पे ख़त्म होना नहीं होता है, डिजोल्व का मतलब होता है कि लोकसभा की सारी जो सीटें हैं वो खाली आपकी हो गई। ठीक है, तो राष्ट्रपति है लोकसभा के को भंग करता है भाई। ठीक है, और डिजोल्व जो है कब होती है भाई? लोकसभा जो है भंग कब होती है? तो यहाँ पे 2-3 केसेस में आपकी लोकसभा जो है भंग होती है। सबसे पहले या तो सरकार ने भाई पूरे साल कंप्लीट कर लिए हो तब आपकी लोकसभा आपकी भंग होगी और फिर से जो है चुनाव होंगे आम। ठीक है, और फिर से जो है आपकी लोकसभा मतलब यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे नई लोकसभा का गठन होगा। तो यहाँ पे जो लोकसभा है वो आपकी जो है दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन क्या है भाई लोकसभा कब भंग होती है? तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट के खिलाफ लाया जाता है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, जिसको अविश्वास जो है प्रस्ताव बोलते हैं। कॉन्फिडेंस मोशन होता है जिसको हम विश्वास प्रस्ताव बोलते हैं। और इसमें जो गवर्नमेंट आपकी जो है अगर बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो वहाँ पे जो डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा जो है वो भंग हो जाती है। प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा को भंग कर दिया जाता है और फिर से इलेक्शन आपके करवाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बहुमत है वो सिद्ध करना होता है विश्वास प्रस्ताव में और विश्वास प्रस्ताव में भी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो अविश्वास जो प्रस्ताव है वो अपोजिशन पार्टी के द्वारा लाया जाता है आपने देखा, और जो विश्वास जो प्रस्ताव है वो आपका खुद जो है रूलिंग पार्टी आपकी लाती है।
तो हमने देखा जब भी लोकसभा रिजोल आपकी होगी तो पूरे के पूरे 5 साल होने पर आपकी होती है, तो 5 साल से पहले जो है आपके नए चुनाव जो है आपके होते हैं। तो हमने देखा सबसे पहले इंदिरा गांधी है, उसी के टाइम में 1971 में लोकसभा आपकी डिजोल्व की गई थी, लोकसभा को भंग किया गया था। 5 साल पूरे होने से पहले जो है उसने जो इंदिरा गांधी है उन्होंने लोकसभा को डिजोल्व करवा लिया था। ठीक है, 19 जो है 71 की बात है भाई, जब वो उसकी सरकार थी तो 5 साल जो है पूरे होने से पहले जो है उन्होंने लोकसभा को डिजोल्व करवा लिया था, लोकसभा को भंग करवा लिया था। ठीक है, तो जब भी आपका जो है समय से पहले लोकसभा है वो डिजोल्व होती है, लोकसभा जब भंग होती है तो आपके मिड टर्म इलेक्शन होते हैं। क्या होते हैं भाई? मिड टर्म इलेक्शन होते हैं भाई। समय से पहले अगर लोकसभा डिजोल्व होती है, भंग होती है, तो मिड टर्म इलेक्शन करवाए जाते हैं। ये जो इलेक्शन है मिड टर्म, ये 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं जनरल इलेक्शन, एक आपका होता है मिड टर्म इलेक्शन और एक बाई इलेक्शन। तो इलेक्शन जो है 3 टाइप के होते हैं। जनरल इलेक्शन जिसको सामान्य जो है इलेक्शन बोलते हैं, मिड टर्म इलेक्शन जो आपका होगा एक बाई इलेक्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो लोकसभा है वो उसको भंग कौन करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे न्यू जो इलेक्शन ऑफ लोकसभा, तो जैसे ही भंग होती है लोकसभा तो उसके बाद में लोकसभा के लिए जो है नया इलेक्शन होता है भाई। और जब नया इलेक्शन होता है तो लोकसभा की जो है नया गठन होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू लोकसभा। ठीक है, तो नई लोकसभा का गठन होता है डिजोल्व होने के बाद में। और यहाँ पे जो बात करें इम्पोर्टेंट की, जो आपका जब नई लोकसभा का जब गठन होता है तो भाई आपके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं लोकसभा के, तो उससे पहले प्रोटम स्पीकर बनाए जाते हैं। आपके अस्थायी जो आपके स्पीकर जो है बना दिए जाते हैं न्यू लोकसभा के गठन के बाद। जैसे ही आपकी नई लोकसभा का गठन होता है तो एक प्रोटम स्पीकर बनाए जाते हैं। और ये जो प्रोटम स्पीकर है, अस्थायी जो है स्पीकर इसको हम बोलते हैं, कुछ समय के लिए 2-4-5 दिन के लिए बनाया जाता है। और फिर इस प्रोटम स्पीकर को भाई बाद में हटा दिया जाता है जब आपका परमानेंट वाला स्पीकर चुन लिया जाता है। ठीक है, लेकिन बात करेंगे जो प्रोटम जो स्पीकर है, जो अस्थायी तौर पे जो स्पीकर बनता है लोकसभा का, तो उसमें किसको बनाया जाता है? तो इसमें जो सीनियर मोस्ट जो है आपका जो होता है न्यू लोकसभा। ठीक है, आपकी जो नई लोकसभा है उसका जो सबसे सीनियर मोस्ट, सबसे जो वरिष्ठतम नागरिक होता है, या फिर यूँ कहें कि सबसे जो है वरिष्ठतम जो आपका एमपी होता है, जो सांसद होता है, उसी को ही बना दिया जाता है। मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आपका एमपी चुना गया है। ठीक है, जो नई लोकसभा जो है आपकी जो बनती है उसमें से जितने भी आपके एमपी होते हैं उन सभी जो एमपी में से जो सबसे ज़्यादा बार एमपी बना है, सबसे ज़्यादा बार सांसद बना है, ठीक है, उसको बोलते हैं सीनियर मोस्ट। और उसी को जो है प्रोटेम स्पीकर यहाँ पे बना दिया जाता है कुछ समय के लिए। तो ये जो प्रोटेम स्पीकर है वो किसके द्वारा बनाया जाता है भाई? प्रोटेम स्पीकर है, इसको अपॉइंट कौन करता है? तो इसको भाई प्रेसिडेंट करता है। इसको हटाएगा कौन? इसको जो है राष्ट्रपति हटाएगा। जब आपका जो है परमानेंट वाला जो है स्पीकर जो है लोकसभा का चुन लिया जाता है तो उसके बाद इसको हटा दिया जाता है। ये अपना जो रिजाइन जो है राष्ट्रपति को ही देता है। और इसको शपथ भी कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर को भाई। इसको जो है प्रोटेम स्पीकर को जो है शपथ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ही दिलाता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वर्क ऑफ प्रोटेम स्पीकर, जो प्रोटेम स्पीकर है उसका क्या क्या इंपॉर्टेंट काम है। तो यहाँ पे टू ओथ ऑफ न्यू एमपी ऑफ न्यू लोकसभा। यहाँ पे जो प्रोटेम स्पीकर का जो काम होता है जब ये शुरू में आपका बनाया जाता है, टू इलेक्शन ऑफ न्यू स्पीकर ऑफ न्यू जो है लोकसभा, नई लोकसभा के नए स्पीकर का जो है चुनाव करना। ठीक है, इसका काम होता है। एक जो है टू ओथ ऑफ न्यू एमपी ऑफ न्यू जो है लोकसभा, तो नई लोकसभा के जो न्यू एमपी है उनको जो ओथ दिलाना। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे टू इलेक्शन ऑफ न्यू स्पीकर ऑफ न्यू लोकसभा, नई लोकसभा के जो नए स्पीकर है उसका चुनाव कराना होता है। हालांकि यहाँ पे जो प्रोटेम स्पीकर है वो आपके 3 से 4 या 5 से 6 दिन यहाँ पे इसके जो है कुछ दिन के लिए बनाया जाता है। उसके बाद में ये अपना इस्तीफा जो प्रेसिडेंट को दे देता है, फिर एमपी ऑफ लोकसभा के रूप में ये फिर काम करने लग जाता है। ठीक है, तो जो प्रोटेम स्पीकर है फिर उसके बाद में इस्तीफा देने के बाद में लोकसभा के सदस्य के रूप में ये फिर से काम करने लग जाता है, क्योंकि तब तक जो है आपका परमानेंट वाला जो लोकसभा का स्पीकर है वो बना लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रोटेम स्पीकर है वो कब तक काम करता है? जब तक आपके परमानेंट वाले जो है लोकसभा के स्पीकर नहीं बनते। स्थायी तौर पे जो लोकसभा के स्पीकर जो है तब तक नहीं बनते, तब तक अस्थायी तौर पर लोकसभा के जो है ये आपके स्पीकर होते हैं भाई, प्रोटेम स्पीकर इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो अब की बार जो वीरेंद्र सिंह है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। तो आपकी जो 17वीं लोकसभा है उसमें जो प्रोटेम स्पीकर भाई किसको बनाया गया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17वीं लोकसभा में जो प्रोटेम स्पीकर है वीरेंद्र सिंह को बनाया गया था। ये हमारे संविधान में जो है लिखा नहीं कि जो लोकसभा स्पीकर रूलिंग पार्टी का होगा या फिर अपोजिशन पार्टी का, बट परंपरा से जो है लोकसभा का स्पीकर हमेशा रूलिंग पार्टी से ही आपका बनता है। ठीक है, तो जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन सी जो है पार्टी का बनता है? तो भाई लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो सभी मतलब जो अपोजिशन पार्टी का बनेगा या रूलिंग पार्टी का बनेगा भाई। ठीक है, तो रूलिंग पार्टी का मतलब जो शासन जो है पार्टी का, जिसकी सरकार है उसकी जो जिसकी सरकार है उसी के एमपी में से जो है लोकसभा का स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है, अपोजिशन पार्टी का नहीं बनाया जाता। हालांकि जो अपोजिशन पार्टी है उसका लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो आपका बनाया जाता है।
ठीक है। लेकिन इस बार जो है अपोजिशन पार्टी में जो है जो 17वीं लोकसभा आपकी थी, तो उसमें जो अपोजिशन पार्टी का जो भाई कोई भी यहाँ पे लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं बनाया गया है। डिप्टी स्पीकर जो है भाई पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है, 17वीं लोकसभा है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि जो भाई डिप्टी जो है आपके स्पीकर होते हैं, ठीक है, तो डिप्टी स्पीकर जो है उसको नहीं बनाया गया है, पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो डिप्टी स्पीकर है 17वीं लोकसभा में एकमात्र ऐसे हैं ये, मतलब इनको जो डिप्टी जो है स्पीकर नहीं बनाए गए। हालांकि जो डिप्टी स्पीकर है वो अपोजिशन पार्टी का होता है और जो स्पीकर होता है लोकसभा का वो हमेशा रूलिंग पार्टी का होता है जिसकी सरकार होती है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा पुराना जो है लोकसभा स्पीकर अपना जो इस्तीफा नई लोकसभा के गठन से जस्ट एक दिन पहले देता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, जो लोकसभा का जो स्पीकर है अपना इस्तीफा कब देता है, जस्ट एक दिन पहले देता है, जब लोकसभा के गठन से एक दिन जो है पहले देता है। जो पुराने वाला जो लोकसभा का स्पीकर होता है, प्रोटेम स्पीकर है, ये क्या एक संवैधानिक पद है, तो प्रोटेम स्पीकर है वो एक संवैधानिक पद नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है पोस्ट नहीं है भाई। डिप्टी स्पीकर है जो आपका लोकसभा के सदस्यों में ही आपका ये बनता है और लगभग जो आपका अपोजिशन पार्टी का ये होता है, ठीक है। और जो आपका लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो आपका रूलिंग पार्टी का होता है, लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर होता है वो अपोजिशन पार्टी का होता है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट सभी ध्यान में रखने हैं भाई। हालांकि जो हमारे संविधान में ये कहीं पे नहीं मेंशन है कि भाई लोकसभा का जो स्पीकर है वो कौन सी पार्टी का होगा, रूलिंग पार्टी का होगा या अपोजिशन पार्टी का, लेकिन जो है मतलब परंपरा से चला रहा है कि भाई लोकसभा का जो स्पीकर है हमेशा आपका रूलिंग पार्टी से ही बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोटेम जो है स्पीकर है जो लोकसभा के, उसकी बात करते हैं। तो पहले जो प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के कौन थे, पहले जो प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के जीवी मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर जो है ये पहले जो प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के, जो पहली लोकसभा है उसके मतलब पहले जो आपके प्रोटेम स्पीकर जो बनाए गए थे वो आपके जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर को बनाया गया था। लेकिन हमारी जो 17वीं लोकसभा है उसके जो आपके प्रोटेम स्पीकर है वो किसे बनाया गया भाई, वीरेंद्र सिंह को, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, वीरेंद्र सिंह है वो 17वीं लोकसभा के आपके क्या है, 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं। पहले जो प्रोटेम स्पीकर हमारे कौन थे, जीवी मावलंकर। ये भी काफ़ी जो है एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे स्पीकर की बात करिए, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, पहला स्पीकर कौन था लोकसभा का, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे भाई, तो ये जीवी मावलंकर। जो डिप्टी आपके डिप्टी जो यहाँ पे सॉरी जो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था वो बाद में फिर इन्होंने लोकसभा के स्पीकर के लिए बाद में खड़े हो गए थे। तो जो प्रोटेम स्पीकर जो है तो ये पहले थे ही, फिर बाद में जो है पहले लोकसभा के जो है अध्यक्ष भी आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष हमारे कौन थे, तो जीवी मावलंकर इज राइट आंसर। 17वीं जो लोकसभा है उसमें जो आपके भाई 17वीं लोकसभा है उसमें आपके ये कौन है भाई, लोकसभा के स्पीकर कौन है भाई, ओम बिरला, ठीक है। तो ओम बिरला जो है 17वीं लोकसभा के आपके क्या है अध्यक्ष हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे डिप्टी स्पीकर की बात करते हैं। तो पहले जो है डिप्टी स्पीकर, पहली लोकसभा है उसके डिप्टी स्पीकर कौन थे, पहली लोकसभा के जो आपके उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो उसका नाम था आयंगर। तो आयंगर है वो पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं। 17वीं लोकसभा है उसके मतलब अभी तक नहीं बनाए गए हैं भाई, ठीक है। 17वीं लोकसभा है उसके मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि 17वीं लोकसभा के जो है डिप्टी यहाँ पे स्पीकर नहीं बनाए गए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आता है भाई, फर्स्ट लोकसभा जो है वुमेन स्पीकर कौन थी, ठीक है। लोकसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन बनी थी भाई, ठीक है। एक महिला जो है लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी, तो जो पहली वाली कौन बनी थी, मीरा कुमार, ठीक है। तो मीरा कुमार पहली लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी। हालांकि जो आपके ओम बिरला प्रेजेंट में हैं, तो इससे जस्ट जो है पहले आपकी सुमित्रा महाजन भी आपकी ये जो है जो सेकंड लोकसभा की स्पीकर आपकी रही हैं, ठीक है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिरला से पहले कौन थी भाई, सुमित्रा महाजन थी। लेकिन पहली वाली लोकसभा की जो पहली लोकसभा की वुमेन स्पीकर कौन थी, मीरा कुमार। सेकंड जो लोकसभा की वुमेन स्पीकर कौन थी भाई, सुमित्रा महाजन। कौन सी लोकसभा की जो है आपकी ये थी भाई, तो ये आपकी 16वीं जो आपकी लोकसभा थी, ठीक है। 16वीं लोकसभा थी, उसमें आपकी ये डिप्टी यहाँ पे स्पीकर थी लोकसभा की सुमित्रा महाजन। और 17वीं लोकसभा के जो है आपके स्पीकर कौन है, लोकसभा के स्पीकर आपकी ओम बिरला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात यहाँ पे करते हैं कि जो नीलम संजीव रेड्डी आप सभी जानते हैं, एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के स्पीकर जो है की पोस्ट पे रह चुके हैं, ठीक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष थे भाई नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। फिर बाद में ये प्रेसिडेंट बने हमारे भारत के, ठीक है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट लोकसभा से यहाँ पे बात करेंगे हम, जो लोकसभा का एक कोरम होता है जिसको हम कहते हैं गणपूर्ति। तो कितना कोरम होता है लोकसभा का, यहाँ पे लोकसभा में एक आपका होता है ऑर्डिनरी वोट, जिसको साधारण जो है मत बोलते हैं। साधारण मत क्या होता है, एक लोकसभा में आपका कास्ट वोट होता है, निर्णायक मत है वो क्या होता है। तो ये तीनों बात जो है आर्टिकल नंबर 100 में दी गई है। तो आर्टिकल नंबर 100 में क्या है, आर्टिकल नंबर 100 में भाई लोकसभा जो है किस प्रकार से जो है उसका कोरम होगा, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो है कोरम की बात की गई है आर्टिकल नंबर 100 में,
ठीक है। तो यहाँ पे लोकसभा में जो आपका निर्णायक जो मत होता है, जिसको ऑर्डिनरी वोट कहते हैं, वो भी आर्टिकल 100 में है, और जो कास्ट वोट होता है, जो निर्णायक मत होता है, वो भी आपका क्या है, आर्टिकल नंबर 100 में है। ठीक है। तो इन सभी की बात कर लेते हैं कि भाई कोरम जो है कितना होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा का जो है कोरम कितना होना चाहिए। तो जब भी आपका सेशन चलते हैं, जब भी मतलब सत्र चलते हैं हाउसेस में, तो उस टाइम जो भाई 1/10 मेंबर जो है प्रेजेंट होना चाहिए लोकसभा में। ठीक है, अगर प्रेजेंट नहीं है 1/10 मेंबर, तो सदन का सेशन भाई सत्र जो है आपका नहीं चल पाएगा। ठीक है। तो लोकसभा जो है का सत्र चलने के लिए कम से कम जो है कितना कोरम होना चाहिए भाई, 1/10 जो है का कोरम होना चाहिए। ठीक है। तो 1/10 जो है मेंबर प्रेजेंट इन लोकसभा। तो लोकसभा के जो आपके हैं, तो उसमें 1/10 यहाँ पे कोरम होना चाहिए, तभी आपका सत्र चल पाएगा। तो 1/10 आपको याद रखना है भाई। ठीक है, लोकसभा का कोरम। तो 1/10 मेंबर शुड बी प्रेजेंट इन लोकसभा। ऐसे ही राज्यसभा में 1/10 मेंबर प्रेजेंट जो है आपका होना चाहिए। तो लोकसभा और जो आपके राज्यसभा है, उनके सदस्यों का जो कोरम कितना है, 1/10 है भाई। सत्र चलने के लिए, जो सेशन चलने के लिए मिनिमम जो है आपका 1/10 मेंबर तो प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो ऑर्डिनरी वोट है वो क्या होता है भाई। साधारण जो मत है वो किसे कहते हैं। तो साधारण जो मत होता है, ओनली मेंबर ऑफ हाउस के पास ये जो अधिकार होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो लोकसभा और राज्यसभा जो आपके हैं, ठीक है, तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उनके पास ही आपका ऑर्डिनरी मत जो है का अधिकार होता है। ठीक है। हालांकि जो डिप्टी जो स्पीकर होता है लोकसभा का, ठीक है, या फिर जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है और जो राज्यसभा का जो आपका चेयरमैन होता है, उनके पास ऑर्डिनरी वोट का अधिकार नहीं होता। ऑर्डिनरी जो वोट है का अधिकार केवल और केवल किसके पास होता है भाई, जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, मीन्स जो सांसदों के पास ही आपका ऑर्डिनरी वोट, साधारण मत जो है देने का अधिकार होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ही अपने अपने हाउस में वोट करेंगे, इसे ही क्या कहते हैं भाई, ऑर्डिनरी वोट कहा जाता है। ठीक है। तो लोकसभा के जो सांसद है वो अपने जो है हाउस में जो वोटिंग करेंगे, राज्यसभा के जो सांसद है वो राज्यसभा मतलब में आपकी वोटिंग करेंगे। बात करते हैं कि जो कास्टिंग जो वोट है, निर्णायक जो मत है, वो क्या होता है। तो भाई ओनली हेड ऑफ हाउस जो है को ये अधिकार होता है। तो यहाँ पे जो कास्ट जो वोट है, निर्णायक जो मत है, वो हेड करेगा भाई। कौन करेगा, निर्णायक मत जो है हेड, कौन, किसका हेड। तो यहाँ पे लोकसभा का जो हेड होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो, और राज्यसभा में हेड कौन होता है भाई, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है। तो लोकसभा का जो आपका यहाँ पे स्पीकर और राज्यसभा का जो चेयरमैन है, वो अपने हाउस में जो है वोट आपके ये नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अपने हाउस में ये आपके वोट नहीं करते हैं। जब भी सदन में कोई बिल रखा जाता है और वोटिंग आपकी बराबर आ जाती है, तो लोकसभा और राज्यसभा का अध्यक्ष कास्टिंग जो है वोट करते हैं। ठीक है। कास्ट वोट करने का अधिकार केवल और केवल यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के जो है चेयरमैन के होता है। ठीक है। अपने हाउस में जो है ये कास्टिंग वोट नहीं करते हैं। तो कब करते हैं भाई, जब भी जैसे कोई बिल आया और बिल जो है आया, तो यहाँ पे जो वोटिंग है वो बराबर आपकी आ जाती है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, दोनों में जो है बराबर आती है। तो यहाँ पे जो कास्टिंग वोट करने का जो अधिकार है वो किसको है भाई, लोकसभा और राज्यसभा के जो है यहाँ पे हेड को है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर 102 है, उसमें क्या दिया गया है। तो इसमें अयोग्यता दी गई है, डिस्क्वालिफिकेशंस दी गई हैं किसकी भाई, एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। और राज्यसभा और लोकसभा के जो एमपी होते हैं, जो सांसद हैं, उनकी अयोग्यता जो है दी गई है आर्टिकल नंबर 102 में। तो यहाँ पे जो अयोग्यता क्या है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है, लाभ के पद पे जो है नहीं होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट 1951 का जो है ये एक्ट, ठीक है, जिसको हम जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 कहते हैं। ठीक है। तो मैं जो आपका रूल एंड रेगुलेशन अगर इनको फॉलो नहीं करता तो उसे अयोग्यता के पद पर माना जाएगा। तो यहाँ पे एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा के जो सांसद आपके होते हैं, ये भाई जन प्रतिनिधित्व कानून आपका आया 1951 में। इसके जो रूल रेगुलेशन को अगर कोई ये फॉलो नहीं करते हैं तो भाई अयोग्यता के पद पे इनको माना जाएगा। ठीक है। अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पे है तो भी अयोग्यता के पद पे माना जाएगा। रूल एंड रेगुलेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है उसको नहीं मानता तो भी भाई आपके यहाँ पे अयोग्यता का पद माना जाएगा। तो हमने देखा कि जो इसमें जो डिस्क्वालिफिकेशंस जो है अयोग्यता, तो रिमूवल ऑफ एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा जो है उसका कौन से आर्टिकल में दिया गया भाई, आर्टिकल 103। तो 103 में क्या है, जो रिमूवल की बात की गई है, लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनके रिमूवल की बात की गई है। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं इनको हटाएगा कौन, प्रेसिडेंट इनको हटाता है, लेकिन किसकी एडवाइस पे, एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। तो यहाँ पे किसकी एडवाइस लेगा भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट की लेगा, या फिर जो है एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन की लेगा, या फिर पार्लियामेंट की जो है वहाँ पे एडवाइस लेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि भाई जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो इलेक्शन जो कमीशन होता है, जो निर्वाचन आयोग है, उसकी जो आपकी सलाह पे हटाता है इसको, आपके जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, जो एमपी होते हैं, उनको। ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भाई, इनका जो रिमूवल डिस्क्वालिफिकेशंस के आधार पे मतलब ये रिमूवल इनका हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अयोग्यता की बातें एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये आपके आर्टिकल नंबर 102 में आपकी दी गई है। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं उनकी अयोग्यता की बातें कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल नंबर 102 में। अगर मामला आपका अयोग्यता का है तो एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा को हटाने का अधिकार भाई किसको है? प्रेसिडेंट को है। लेकिन किसकी सलाह पे ये हटाएगा? एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की जो है मतलब सलाह पे ही प्रेसिडेंट हटाता है लोकसभा और राज्यसभा के सांसद को। कब? जब मामला आपका अयोग्यता का, डिस्क्वालिफिकेशन का बनता है। ठीक है, तीसरा एक मामला आपका ये भी बनता है भाई एंटी डिफेक्शन लॉ। जब बात आती है दल बदल कानून की, तो दल बदल कानून के मामले में लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनको हटाने का अधिकार उनके जो है हेड को होता है, हेड ऑफ हाउस को। ठीक है, तो ये दोनों ही अलग अलग पॉइंट है भाई। जब आपका डिस्क्वालिफिकेशन अयोग्यता की बात आती है तब प्रेसिडेंट हटाता है, किसकी सलाह पे भाई? यहाँ पे जो निर्वाचन आयोग है, जो आपका इलेक्शन कमीशन है, उसकी सलाह पे। लेकिन बात जब दल बदल कानून की आती है तो लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद को हटाने का अधिकार उनके हेड को है। यहाँ पे अगर जो है लोकसभा का एमपी है तो वही लोकसभा का अध्यक्ष हटाएगा, और राज्यसभा का एमपी है तो दल बदल कानून का मामला है तो उसमें जो है राज्यसभा का जो सभापति आपका होता है, जिसको हम वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं, तो वो आपका ये हटाएगा। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आपका बनता है, अगर वो मेंबर ऑफ लोकसभा है तो लोकसभा का अध्यक्ष हटाएगा। ठीक है, हमने देखा। ठीक है, जब भी आपका दल बदल का कानून बनेगा और दल बदल का कानून बन रहा है, अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा का अध्यक्ष उससे हटाएगा। लेकिन अगर दल बदल का कानून बन रहा है और वो जो है एमपी राज्यसभा का जो सदस्य है तो उसको राज्यसभा का जो है सभापति मतलब हटाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा अगर वो एमएलए है तो विधानसभा का स्पीकर हटाएगा। अगर वो एमएलसी है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो विधान परिषद का चेयरमैन उसको हटाएगा। ठीक है, तो हमने जो है सारे पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया। दल बदल का मामला जब बन रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे एमएलए जो है आपका है, विधानसभा का कोई अगर सदस्य है तो भाई विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसको हटाएगा। ठीक है, अगर जो है दल बदल का जो है मामला बन रहा है और एमएलसी है, वो मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मीन्स विधान परिषद का अगर सदस्य है तो उसको हटाने का काम कौन करेगा? विधान परिषद का चेयरमैन आपका यहाँ पे करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने ये देखे सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे डिस्क्वालिफिकेशन की ही हमने बात की, अयोग्यता की बात की। आर्टिकल नंबर 102 में आपकी अयोग्यता की बात की गई है सेंटर में। ठीक है, तो सेंटर में तो आपकी क्या होगी भाई? लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपी हो गए। लेकिन स्टेट में क्या होते हैं? स्टेट में आपके एमएलए और एमएलसी होते हैं। मीन्स विधानसभा में तो विधानसभा के सदस्य जिनको एमएलए कहा जाता है, और विधानसभा और आपके जो विधान परिषद है उसमें आपके होते हैं एमएलसी, जिनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के सदस्य बोला जाता है। तो हमने एक रूल पढ़ा था कि भाई 102 में आपका अयोग्यता के पद पे जो आपका ये आपका लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपी आते हैं, तो यहाँ पे अयोग्यता के पद पे जो हटाने का काम जो है, यहाँ पे अगर मैं +89 कर दूँ तो ये आपके एमएलए और एमएलसी मीन्स स्टेट में आपका ये चला जाएगा, और ये आपका 191 आपका आर्टिकल है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 191 में क्या दे रखा है? तो अब आर्टिकल नंबर 191 में भाई जो डिस्क्वालिफिकेशन अयोग्यता के पद पर जो है एमएलए और एमएलसी को हटाया जाएगा, उसकी जो है अयोग्यताएँ दी गई हैं। तो यहाँ पे जो एमएलए स्टेट में होते हैं और एमएलसी जो स्टेट में होती हैं, तो अयोग्यता जो है आपकी कब बनेगी? अगर वो है आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे हो, लाभ के पद पे हो, तो अयोग्यता का मामला माना जाएगा। या फिर द रिप्रेजेंटेटिव जो आपका वो पीपुल एक्ट 1951 जनप्रतिनिधित्व जो है कानून आपका ये आया था 1951 में, अगर इसके रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता तो भी आपका अयोग्यता का जो है यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पे मानी जाएगी। रूल एंड रेगुलेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन को भी फॉलो नहीं करता है तो भी यहाँ पे अयोग्यता का जो मामला माना जाएगा। तो इन जो है अयोग्यता के मामले में जो है आर्टिकल नंबर 191 के आधार पर एमएलए और एमएलसी को जो भाई हटाने का अधिकार जो है किसका है भाई? गवर्नर का है। लेकिन गवर्नर किसकी एडवाइस पे हटाएगा? एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन जो आयोग होता है भारत का, उसकी सलाह पे गवर्नर क्या करेगा? एमएलए और एमएलसी को हटा सकता है अगर मामला अयोग्यता का बनता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 190 जो है आपका, मतलब इसमें हटाने की बात 103 जो है, 103 + 89 आपका जोड़ेंगे तो 192 बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो गवर्नर हटाएगा एडवाइस ऑफ जो है इलेक्शन कमीशन पे, तो 192 आर्टिकल के तहत। ठीक है, और जो अयोग्यता के जो मामले हैं यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे अगर वो है, लाभ के पद पे है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 191 में। तो यहाँ पे हमने देखा कि रिमूवल ऑफ एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड एमएलए
एंड एमएलसी। तो यहाँ पे जो रिमूवल है लोकसभा के और राज्यसभा के जो आपके सांसद हैं और यहाँ पे विधानसभा के जो आपके एमएलए, जिसको विधानसभा के जो है सदस्य और विधान परिषद के जो सदस्य हैं, इनको हटाने का जो है भाई यहाँ पे बात की गई है। अगर मामला आपका एंटी डिफेक्शन लॉ का बनता है, दल बदल कानून का आपका बनता है, ठीक है, तो ये आपका कौन से शेड्यूल में दे रखा है भाई, 10वें शेड्यूल में आपकी ये बात की दी गई है। दल बदल कानून के आधार पर भाई इनको हटाया जा सकता है। ये आपका दल बदल वाला कानून 10वीं जो है 10वीं अनुसूची में है और यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया था 52वां विधान संशोधन अधिनियम 1985, ठीक है। तो दल बदल का मतलब यहाँ पे आप जानते हैं कि भाई जो आपका ये 2/3 होता है, ठीक है, जो भी जो भी पार्टी की जो भी आपकी पार्टी है और उसमें जितने भी भाई आपके चुने जाते हैं, जैसे अगर वो लोकसभा के जो है सदस्य हैं तो उसको एमपी कहेंगे। तो जितने भी आपके उनके क्या होते हैं भाई सीट होती है, जितनी भी सीट होती हैं किसी भी पार्टी का, अगर उसका 2/3 से कम है तो वो आपका दल बदल कानून नहीं माना जाएगा। 2/3 या 2/3 से कम है तो दल बदल कानून आपका माना जाएगा, लेकिन 2/3 या 2/3 से ज़्यादा है तो वो दल बदल का कानून नहीं माना जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैंने उल्टा बोल दिया है, ठीक है। 2/3 जो है से आपका ये क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे 2/3 से आपका क्या होना चाहिए भाई, आपका ये कम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र में कांग्रेस की जैसे 36 सीट है, तो यहाँ पे 36 एमएलए है, तो इसका 2/3 करेंगे तो यहाँ पे 24 बनेगा। तो 36 का 2/3 से जो है यहाँ पे कम आपका होना चाहिए, ठीक है आपका। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर आपका 2/3 या फिर 2/3 से ज़्यादा अन्य किसी पार्टी में व्यक्ति चले जाते हैं तो दल बदल कानून आपका नहीं माना जाएगा उसको, तो उसको पार्टी का विलय माना जाता है। क्या माना जाता है उसको? पार्टी का विलय माना जाता है। लेकिन अगर जो है किसी भी पार्टी के एमएलए है या फिर जो भी है, अगर एमएलए 2/3 से कम जो है दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो वहाँ पे दल बदल कानून आपका काम करेगा, ठीक है भाई। तो 2/3 से कम जो अगर आपके हैं जितने भी एमएलए हैं भाई, जैसे हरियाणा है उसमें जैसे 40 बीजेपी के हैं, ठीक है भाई, यहाँ पे एमएलए, तो अगर 40 का 2/3 करेंगे और उससे जो आपके कम जो है अगर वो किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे दल बदल कानून आपका काम करता है, ठीक है। लेकिन 2/3 या 2/3 से ज़्यादा चले जाते हैं तो पार्टी का विलय माना जाता है। तो किसी भी पार्टी की अगर जो है जो कैंडिडेट हैं वो जीत कर आते हैं, अगर वो किसी अन्य पार्टी में जाते हैं तो दल बदल कानून काम करता है और जिस हाउस के वो मेंबर होते हैं उस हाउस का हेड है उसे हटाने का अधिकार रखता है, ठीक है। तो दल बदल के मामले पे हटाने का अधिकार जिस हाउस का वो हेड होगा उसी हाउस का जो है जिस हाउस का वो होगा उसी हाउस का हेड उसको हटाता है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि अगर लोकसभा में कोई मेंबर ऑफ यहाँ पे जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि लोकसभा में अगर कोई मेंबर ऑफ लोकसभा है वो बदतमीजी करता है, वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, तो लोकसभा का जो हेड उसको हटा सकता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोकसभा का जो महासचिव होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोकसभा का महासचिव एक लोकसभा का अध्यक्ष होता है, एक लोकसभा का उपाध्यक्ष। तो जो महासचिव होता है जिसको सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं भाई, तो इसको लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त करता है। तो सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा का है वो उसको कौन जो है नियुक्त करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो डिप्टी स्पीकर को सारी पावर दी जाती है जो लोकसभा के अध्यक्ष की होती है, ठीक है। लोकसभा का अगर अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर है वो नियुक्ति करता है सेक्रेटरी जनरल की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे लोकसभा के जो स्पीकर का काम लोकसभा के मैनेजमेंट को जो है संभालना होता है। तो स्पीकर का काम आप सभी जानते हैं क्या होता है, लोकसभा में मैनेजमेंट को संभालना होता है। अगला जो टॉपिक है हमारा राज्यसभा के बारे में, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे भाई। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं और ठीक है, विराम देते हैं अपनी क्लास को और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। तो अगर आप जो है इस चैनल से जुड़े नहीं हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो जीके है बहुत ही अच्छी लेवल की हम करवाते हैं भाई, ठीक है। इसके साथ साथ जो प्रैक्टिस जो है आपकी क्वेश्चंस की जो सीरीज़ भी आपकी यहाँ पे चलती है साथ साथ में पैरेलल, ठीक है। और ये नोट्स के माध्यम से आप यहाँ पे अच्छी अपनी प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।